गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नितेश, आपके साथ करंट अफेयर के अपने एक नए सेशन में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे देश विदेश के मुद्दों की, अलग अलग मुद्दे जो भी हुए हैं पिछले दिनों में। ठीक, आई होप कि पिछली क्लासेस आपने रिवाइज कर ली होगी। अगर पिछली क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर की आज हमारा एक नया सेशन। चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और हमारा पहला प्रश्न है स्टॉप सोरोसो। देखिए, स्टॉप सोरोसो कानून जो कभी कभी खबरों में देखा जाता है, किस देश के द्वारा पारित किया गया है। एक कानून है जिसका नाम है स्टॉप सोरोसो। ये एक टर्मिनोलॉजी है दोस्तों। स्टॉप सोरोसो ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। स्टॉप सोर्सो कानून हाल ही में देखा गया है, जो कभी कभी खबरों में देखा जाता है, किस देश के द्वारा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है यहाँ पर हंगरी, बेलारूस, रोमानिया या फिर क्रोएशिया। ये सभी यूरोपीय देश हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा हंगरी। देखो, हंगरी में एक स्टॉप सोरोसो नाम का एक कानून बनाया गया है। तो ये कानून जून 2018 में, मतलब 2018 में हंगरी की संसद के द्वारा पारित किया गया था। यह कानून देखो चर्चा में क्यों आ रहा है बार बार। ये कानून चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो इस कानून के तहत होता क्या है कि अगर कोई भी जो रिफ्यूज़ी होता है, कोई भी रिफ्यूज़ी अगर किसी देश से हंगरी में जाता है तो उसे नागरिकता ग्रहण करने के लिए, अगर मान लो यहाँ पर एक एक्स पर्सन है जो कि रिफ्यूज़ी है और ये वाई कंट्री में एक्स आदमी है और ये यहाँ से गया हंगरी में गया, तो हंगरी में जाने के बाद यहाँ पर इसे वाई पर्सन मिला और ये इस एक्स व्यक्ति को नागरिकता चाहिए हंगरी की। ठीक है, तो ये वाई व्यक्ति इसकी मदद कर रहा है। ठीक है, वाई व्यक्ति ने, जो हंगरी का नागरिक है, उसने एक्स व्यक्ति की मदद की हंगरी की नागरिकता लेने में। तो यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है ये वाई व्यक्ति के लिए है। यदि आप अवैध प्रवासियों को हंगरी में मदद देते हैं तो इसके लिए आपको सजा का प्रावधान है। तो इस कानून की चर्चा, इस कानून का विरोध हो रहा था, इस कानून की आलोचना की गई यूरोप के देशों के द्वारा और साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इस कानून की आलोचना की गई और यूरोपियन यूनियन के शीर्ष न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी को नागरिकता में मदद करना या फिर किसी अवैध प्रवासी को या फिर किसी रिफ्यूजी को मदद करना, ये अपराध कैसे हो सकता है। तो इसलिए यह कानून चर्चा में था। स्टॉप सोरोसो हंगरी का कानून था। कानून बनाया गया था अवैध प्रवासियों को मदद करने वाले व्यक्ति को सजा देने के लिए। ठीक है, 2018 में, जिसकी यूरोपियन यूनियन ने आलोचना की है और कहा है कि इसे जल्द से जल्द बदला जाए। तो यहाँ पर होता है पहला प्रश्न, समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है हमारा विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह 2021 वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक 2021 के दौरान चलाए जाने वाले अभियान की थीम क्या है। तो थीम देख लीजिए। पहला ऑप्शन है गो ब्लू, दूसरा द फ्यूचर ऑफ एम्बिशन डिपेंड्स ऑन अस ऑल, चेंज कांट वेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा गो ब्लू। तो देखो, जो ये विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह होता है, वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक होता है, ये प्रोग्राम चलाया जाता है WHO के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोग्राम चलाती है। और इसमें होता क्या है, देखो, एंटी माइक्रोबियल डिजीज जो है, इसे WHO ने, एंटी माइक्रोबियल डिजीज को WHO ने शीर्ष 10 बीमारियों में शामिल किया है। शीर्ष 10 बीमारियों में एंटी माइक्रोबियल डिजीज को शीर्ष 10 बीमारियों में WHO ने शामिल किया है। और इसके लिए एक जागरूकता सप्ताह चलाया था 18 से 24 नवंबर को एक जागरूकता सप्ताह चलाया था। 18 से 24 नवंबर को एक जागरूकता सप्ताह चलाया गया था ताकि हमें AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी हो सके। तो ये एंटी माइक्रोबियल डिजीज होती क्या, एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस फैलाई किस लिए जा रही है। देखो,
आज के समय में हाँ, जो भी इतनी ज़्यादा जीवाणु जनित रोग हो गए हैं कि हम उन जीवाणुओं की प्रतिजैविक लेना दवाओं के रूप में हमने प्रारंभ कर दिया था। तो उन जीवाणुओं ने उन दवाओं के प्रति अपनी एक प्रतिरक्षा विकसित कर ली है। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि अब जैसे जीवाणुओं के ऊपर उन दवाओं का असर नहीं हो रहा है। जैसे होता क्या था, एक सिंपल से एग्जांपल से आप समझिए, जैसे जीवाणु ये कोई एक जीवाणु है, एक्स जीवाणु था, इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके इसी से हमने एक दवा बना ली। ठीक है, एक दवा बना ली, मेडिसिन बना ली यहाँ से। तो अब ये मेडिसिन लेते 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 हुआ क्या कि जो एक्स जीवाणु था इसने अपनी क्षमता विकसित कर ली इस दवा के प्रति। तो अब हो क्या रहा है कि इन दवाओं का असर इसके ऊपर नहीं हो रहा है, जिससे मनुष्यों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही है। और आज के समय में माफ कीजिए, आज के समय में क्या हो रहा है कि हल्का सा भी अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी माइक्रोबियल डिजीज जाके ले रहा है, एंटी बैक्टीरियल दवाएं ले लेता है। जैसे किसी को एलर्जी है तो वो बिना डॉक्टर की सलाह के एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन ले रहा है, तो जिससे उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो रही है। ठीक है, और जीवाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है। माफ कीजिए, जीवाणुओं की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जा रही है, जिससे दवाओं का असर कम हो रहा है। तो इन्हीं सब को जागरूक करने के लिए, इन्हीं सब के बारे में जागरूक करने के लिए WHO ने 18 से 24 नवंबर के बीच शीर्ष 10 बीमारियों में इसको शामिल किया और 18 से 24 नवंबर जागरूकता सप्ताह के आयोजित किया गया एंटी माइक्रोबियल डिजीज। और इसकी थीम क्या थी? गो ब्लू। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये किस लिए है कि कम से कम लोग एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन का यूज करें और डॉक्टर की सलाह पर करें। ठीक है, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं नुकसान कर सकती हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के पहले मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर LINAC NCDC फिशर बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? आई थिंक ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, गुरुग्राम है या भोपाल है या चंडीगढ़ है। तो इसका सही, या फिर दिल्ली, तो इसका सही आंसर होगा गुरुग्राम। तो भारत का पहला जो मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर है, भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर, तो माफ कीजिए, इसमें देखो 3 मंत्रालय शामिल हैं। 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं? तो पहला मंत्रालय है केंद्रीय मत्स्य पालन, और दूसरा है पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ठीक है। पशुपालन और 2 मंत्रालय थे, केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो इन दोनों मंत्रालयों के मंत्रियों ने मिलकर के मत्स्य व्यवसाय इंक्यूबेटर की शुरुआत की है गुरुग्राम में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? मत्स्य उत्पादन को, माफ कीजिए दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि मत्स्य पालन को, मत्स्य उद्यमियों को बढ़ावा देना मत्स्य पालन के लिए, और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों को शामिल करना। ठीक है, नई तकनीकों को मत्स्य पालन में शामिल करना, साथ ही साथ अंतर्देशीय मत्स्य पालन को भी बढ़ावा देना। अगर भारत की बात करें तो भारत में अंतर्देशीय मत्स्य पालन अधिक होता है। ठीक है, अंतर्देशीय मत्स्य पालन अधिक होता है। समुद्री मत्स्य पालन की, समुद्री मछलियों को पकड़ने से ज़्यादा हम अपने इनलैंड, अपनी टेरिटरी से ज़्यादा मछलियाँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पहले लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो प्रयोगशाला, प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये किस राज्य में किया गया? ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश में। इसका आंसर देखिए दोस्तों, हाल ही में लीगो चर्चा में थी काफी ज्यादा। लीगो है क्या? ये लीगो जो है ये महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में
लीगो प्रयोगशाला का निर्माण किया गया है और इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है, मंजूरी दे दी गई है सैद्धांतिक रूप से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। तो ये लीगो प्रयोगशाला है क्या? लीगो प्रयोगशाला लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसके नाम से ही पता चल रहा है ग्रेविटेशनल वेव, गुरुत्वीय तरंगे। तो गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिए यह एक प्रयोगशाला है, ठीक है। और जिसमें देखो लीगो की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी है लीगो प्रयोगशाला, वहां पर दो न्यूट्रॉन सितारों को टकराने के बाद वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया था। दो न्यूट्रॉन सितारों की टक्कर से एक गुरुत्वाकर्षण की पहचान की थी। तो भारत में भी कुछ वैसा ही सेटअप करने के लिए, गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करने के लिए और उस क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में लीगो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड, लीगो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनडीए और सीडीएस के पेपर्स, एनडीए और सीडीएस के एग्जाम में, ठीक है। वैसे देखो ये गुरुत्वीय तरंगे होती क्या है, तो ये ब्रह्मांडीय, ठीक है, कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव होती हैं। कॉस्मिक ग्रेविटे और ये जो वेव है ये कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव, ये प्रयोगशाला कॉस्मिक ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाने के लिए बनाई जा रही है कि ब्रह्मांड में जो गुरुत्वीय तरंगे चल रही हैं उनका पता वो कैसे काम करती हैं, ठीक है। और भारत में जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत ये काम करेगा। जो लीगो लेबोरेटरी है ये भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत यह काम करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। लीगो प्रयोगशाला कहाँ बन रही है? महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। किस लिए है? कि कॉस्मिक ब्रह्मांडीय गुरुत्वीय तरंग, ब्रह्मांडीय गुरुत्वीय तरंग के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए इसमें क्या किया जाएगा? दो न्यूट्रॉन सितारों को, जो दो न्यूट्रॉनों को आपस में टकराया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद परीक्षण से हमें पता चलेगा कि ये ब्रह्मांडीय गुरुत्वीय तरंगे कैसे काम करती हैं। इसके लिए भारत में दो एजेंसी जिम्मेदार हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको, इसकी डिटेल क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में एक देखो अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इसमें आया है, हाल ही में चीज़ें पता लगी हैं कि हाल ही में P-15B, ठीक है, P-15B का मतलब वहाँ पे ब्रावो है, फिर स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को भारतीय नौसेना में नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में शामिल किया गया है। इसका क्या नाम है? ठीक, इसका क्या नाम है? तो इसका देखिए ऑप्शन देखिए, INS कलकत्ता, INS कावेरी, INS विशाखापत्तनम या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? इसका ऑप्शन सही होगा INS विशाखापत्तनम, INS विशाखापत्तनम, ठीक है। ये एक डिस्ट्रॉयर है, विध्वंसक इसको हिंदी में बोलते हैं, ये एक विध्वंसक है, ठीक है। यह एक विध्वंसक है। देखो एक दो तरीके का होता है, एक होता है फ्रिगेट, एक होता है विध्वंसक। तो अभी हमने जो लॉन्च किया है प्रोजेक्ट 15 ब्रावो P-15B के तहत एक INS विशाखापत्तनम विध्वंसक लॉन्च कर दिया गया है। और विध्वंसक क्या होता है? ये किसी भी देश की सामरिक क्षमता, नौसेना क्षमता को दर्शाता है। अगर ये किसी के पास है तो इसका मतलब, विध्वंसक का मतलब एक पूरी तरीके से एक ऐसा जहाज जो मतलब इस मिसाइल को कैरी करे, बड़ी बड़ी गन को कैरी कर सके, वो समुद्र में उतार दिया गया है। वही फ्रिगेट की बात करें तो ये विध्वंसक से थोड़ा छोटा होता है। देखो फ्रिगेट जो होता है विध्वंसक से थोड़ा छोटा होता है और इसकी तुलना में थोड़ा हल्का भी होता है और फ्रिगेट की स्पीड ज़्यादा होती है। फ्रिगेट को वहाँ पर ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहाँ पर मतलब तुरंत जल्दी पहुँचने की आवश्यकता होती है और जहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियाँ या फिर थोड़ी बहुत बचाव की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तो फ्रिगेट वहाँ पर भेजा जाता है। और यदि किसी विध्वंसक का यूज़ किया जाए, डिस्ट्रॉयर का यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर बिल्कुल युद्ध जैसी स्थितियाँ बन गई हैं। वहाँ पर अगर गोलाबारी करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है तब ये विध्वंसक को भेजा जाता है। तो INS विशाखापत्तनम अभी हाल ही में नौसेना को दिया गया है 2 दिनों पहले, ठीक है, नौसेना डॉकयार्ड मुंबई को सौंपा गया है। और ये जो हमारा INS विशाखापत्तनम है, इस तरीके के 4 विध्वंसक बनाए जाएंगे अगले 2025 तक। तो ये हमें ये पहला मिल गया है और 2025 तक 3 और मिलने बाकी हैं, ठीक है। देखो
और इसके साथ ही साथ ये जो विध्वंसक है ये हमारा कुछ हद तक स्टील टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है, स्टील टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और इन चारों, और बात करें कि इन चार जो हमने चार विध्वंसक बनाने का प्रोजेक्ट रखा है, इसमें लगभग 36,000 करोड़ की लागत आएगी इन चारों विध्वंसक को बनाने के लिए। देखिए समझ में आ गया होगा, ठीक है। डिस्ट्रॉयर क्या है, ये काम किस लिए बनाया गया है, ये हमारे हिंद महासागर में हमारी पकड़ को मजबूत बनाए रखने में हमारी मदद करेगा। और वहीं बात करें दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रिगेट, दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉयर किसके पास है, तो वो है यूएसए के पास, फिर चाइना के पास। अगर हम देखें चाइना से हम कंपेयर करते हैं तो चाइना के पास लगभग 40 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि हमारे पास अभी लगभग हमारे पास लगभग अभी 10 या 8 डिस्ट्रॉयर हैं, जबकि हमारे पास कम से कम होने चाहिए थे 20 डिस्ट्रॉयर, ठीक है। तो इसके लिए हमें बहुत तेज़ी से काम करना होगा, और यदि हमें अपनी हिंद महासागर में अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्ता बनाए रखनी है, ठीक है। समझ में आ गया होगा फ्रिगेट के बारे में, आईएनएस का फ्रिगेट के बारे में, डिस्ट्रॉयर के बारे में, और आईएनएस कलकत्ता जो कि अभी लॉन्च हुआ, और इस तरह के 2025 तक 3 और लॉन्च किए जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार होता है किसके द्वारा जारी किया, अभी हाल ही में ये जारी किया गया है। ऑप्शन देखिए, नीति आयोग, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, और फिर अगला ऑप्शन है जल शक्ति मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने नई दिल्ली में स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार दिया है, 6वां संस्करण था ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार का यह 6वां संस्करण था, ठीक है। और इसे जारी करता है आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और इस स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, फैक्ट है, 5वीं बार इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर, दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत है, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। सेकंड प्लेस पर है गुजरात में सूरत, और थर्ड पर है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा। तो ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, इतना काफ़ी है कि 6वां संस्करण था, जारी किसके की द्वारा किया गया, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। और टॉप पर कौन है, लगातार 5वीं बार इंदौर ने इस लिस्ट में टॉप किया है, ठीक है। और साथ ही साथ सेकेंड स्तर पर है गुजरात का सूरत, तीसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर, ठीक है, विजयवाड़ा शहर तीसरे स्थान पर है। सबसे मतलब इसका मतलब सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर। और इसमें अगर एक चीज़ और आप ऐड करना चाहें तो सबसे स्वच्छ गंगा घाट कहाँ पर है, स्वच्छ गंगा घाट का अवार्ड किसे दिया गया है, तो स्वच्छ गंगा घाट का अवार्ड दिया गया है वाराणसी को, कि सबसे स्वच्छ गंगा घाट का कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान देना है, वाराणसी में, ठीक है। और इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि 100+ कि 100 से अधिक शहरी निकाय वाले जो शामिल हुए हैं, 100 से अधिक शहरी निकाय वाले स्वच्छ शहर कहाँ पर हैं। तो अगर सबसे अधिक के बारे में पूछा जाए स्थानीय निकायों के साथ, तो ये 100+ स्थानीय निकाय जो शामिल हुए थे वो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये चीज़ें फैक्ट आप में ध्यान में रखिएगा। स्थानीय निकाय 100+ स्थानीय निकाय शामिल हुए थे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 6वां संस्करण जारी किया गया आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। लगातार 5वीं बार इंदौर जो है सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। दूसरा स्थान है गुजरात के सूरत का, तीसरा स्थान है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का, और सब गंगा घाट की बात करें तो सबसे स्वच्छ गंगा घाट जो है वो वाराणसी का रहा है। और स्थानीय निकायों में सबसे ज़्यादा निकाय शामिल हुए थे 100 शहरी निकायों के साथ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन हाइड्रोजन, देखो ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित में से कौन से सत्य हैं ये आपको बताने हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, तो अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके
विद्युत अपघटन के द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो क्या ये सही है? आपको ये बताना है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या ये सही है। फिर इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है, ठीक है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन ऐसी हाइड्रोजन होती है जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोलाइट से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन उत्पन्न की जाती है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, ये आपको तीनों ध्यान में रखनी है। ये ऑप्शन सही है कि हम अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा हाइड्रोजन जो उत्पन्न होती है उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, और इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता। ये भी पूरी तरह से सही है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कार्बन का कोई अंश नहीं होता है, तो इसका दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन के संबंध में, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ग्रीन हाइड्रोजन अगर है तो इसका हमें फ़ायदा क्या मिल सकता है, आप बताएंगे। आप इसे कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा बता दीजिएगा दो तीन पॉइंट में कि ग्रीन हाइड्रोजन का फ़ायदा क्या होगा। प्रदूषण कम होगा, ठीक है। भारी धातुओं पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, भारी धातुओं, हैवी मटेरियल, ठीक है। जैसे लेड जैसी जो चीज़ें होती है, अगर हमें गाड़ी चलानी है तो उसमें जो बैटरी यूज़ होती है उसकी जगह हाइड्रोजन का यूज़ कम हो सकता है, प्रदूषण कम हो जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी प्लांट को चलाना है तो वो भी हाइड्रोजन की मदद से चलाया जा सकेगा। तो इसी तरीके के काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड किसे दिया गया। तो ये फैक्ट वाली चीज़ें हैं। ऑप्शन देखिए, आर माधवन, हेमा मालिनी या प्रसून जोशी, या फिर 2 और 3 दोनों। तो इसमें 2 और 3 दोनों को, मतलब हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को ही इंडियन फिल्म पर्सनालिटी अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला किस राज्य में रखी। तो ऑप्शन देखिए, मणिपुर, छत्तीसगढ़, झारखंड या नागालैंड। ये ध्यान दीजिए, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन में किन आदिवासी समाज का, आदिवासी समुदाय से किन का योगदान था उनकी बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर है, उनके योगदान के लिए एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो ऐसा म्यूजियम मणिपुर में खोला गया, और ये म्यूजियम जो था ये समर्पित किया गया रानी गाइडेनल्यू को। रानी गाइडेनल्यू देखो, एक नागा समुदाय है नागालैंड का। तो नागा समुदाय की ये रानी थी, मतलब सरदार की बेटी थी वहाँ पर। तो इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और अंग्रेजों से लोहा लिया था, सीधे लड़ाई अंग्रेजों से युद्ध में शामिल हुई थी ये, ठीक है। और इन्हें अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था आज़ादी के पहले। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू इनसे जेल में गए, मिले और इन्हें आज़ाद किया। और इन्हें कहा था रानी गाइडेनल्यू को, रानी गाइडेनल्यू को पहाड़ों की रानी कहा था इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पहाड़ों की रानी कहा था, और इनका 1994 में निधन हो गया था। तो इन सब ऐसे जो हीरोज़ हैं जिनकी कहानियाँ बहुत ही कम फेमस हुई हैं, तो उनके जो भी और जनजाति समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए, उनके योगदान को दिखाने के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी म्यूजियम की आधारशिला रखी गई है गृह मंत्री के द्वारा मणिपुर में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है बीआरओ से रिलेटेड। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे ऊंची सड़क के निर्माण को लेकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। तो और फिर ये बीआरओ है कहाँ पर, ये आपको बताना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, ठीक है, सॉरी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किस दर्रे में बनाई गई है, किस दर्रे में, ये दर्रा है, किस दर्रा में बनाई गई है ये रोड। तो ऑप्शन देखिए, उलमिलंगला या फिर शिपिकीला या बारालाचा या काराकोरम, ये किस दर्रे में बनाई गई है आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये बनाई गई है उलमिलंगला दर्रा जो है ये लद्दाख में पड़ता है दोस्तों, लद्दाख में है। और जो रोड बनाई गई है लगभग 19,000 फीट की ऊंचाई है, 19,000 फीट की ऊंचाई पर यह रोड बनाई गई है, जिसकी वजह से इस रोड का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, ठीक है। और इसे बनाया किसने है, बीआरओ ने। बीआरओ काम क्या करती है, देखो,
भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखना और भारत के उत्तर पूर्वी और उत्तर राज्यों और दूर दराज राज्य, उत्तर पूर्वी और उत्तर के दूर दराज क्षेत्रों को रोड के माध्यम से जोड़ना। ठीक है, बीआरओ सड़क सीमा संगठन। और इसका जो गठन हुआ था बीआरओ का, ये 1960 में हुआ था। बीआरओ अगर बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, 1960 में गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली। और आपको ये बताना है बीआरओ के बारे में, देखिए न्यूज़ में बार बार ये अक्सर बीआरओ चर्चा में आता रहता है, तो बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए। बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बीआरओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसका आंसर मैं कल दूंगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं आया तो इसका आंसर आपको कल मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगला प्रश्न की तरफ। कोर सेक्टर उद्योग में कितने उद्योग शामिल हैं? भारत का एक कोर सेक्टर है जिसके आधार पर महंगाई तय की जाती है, तो कोर सेक्टर उद्योग में कितने उद्योग शामिल हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए 8, 7, 10 या 9। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोर सेक्टर उद्योग। देखो कोर सेक्टर उद्योग जो होगा, यहाँ पर हमारा 8 कोर सेक्टर उद्योग है। 8 कोर सेक्टर उद्योग की बात करें तो इसमें है क्या क्या? पहला कोर सेक्टर है, ये यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया था, सेक्टर्स का नाम दे करके और पूछ लिया कि कौन कौन से शामिल हैं। तो कोयला, दूसरा प्राकृतिक गैस, तीसरा कच्चा तेल, चौथा रिफाइनरी, पांचवा विद्युत, छठवा हो जाएगा सीमेंट, इस्पात और आठवां हो जाएगा उर्वरक। तो ये 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं। कोयला, प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, विद्युत, सीमेंट, इस्पात और उर्वरक। ठीक है, तो अगर इसमें घटते क्रम में अगर बात करें तो घटते क्रम में, इसके घटते क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले आएगा रिफाइनरी, सबसे ज़्यादा यूज होता है। सबसे ज़्यादा मतलब हमारे क्या उद्योग में भागीदारी है रिफाइनरी की। उसके बाद होता है विद्युत का, विद्युत हमारे क्या सबसे ज़्यादा बनाई जाती है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पर इस्पात और चौथे नंबर पर कोयला, फिर कच्चा तेल, इसके बाद प्राकृतिक गैस, सीमेंट और लास्ट में उर्वरक। तो ये इसका आप क्रम याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या बनाया जाता है। अगर घटते क्रम में हम बात कर रहे हैं तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है घटते क्रम में। तो घटते क्रम में आप फिर से ध्यान दे दीजिए, रिफाइनरी, विद्युत, इस्पात, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। मतलब उर्वरक सबसे कम बनता है रिफाइनरी की तुलना में। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले और आखिरी प्रश्न की तरफ। हमारा आखिरी प्रश्न है, नहीं अभी आखिरी नहीं, विश्व मत्स्य दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए 21 नवंबर, 22 नवंबर, 20 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर होगा 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस आयोजित किया जाता है 21 नवंबर को। और आखिरी प्रश्न है हमारा, छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल की शुरुआत की है? तो मेघालय, केरल, तमिलनाडु या फिर त्रिपुरा। मदर ऑन कैंपस की शुरुआत किसने की है? तो ये शुरुआत की है मेघालय ने। ठीक है, तो यहाँ पर आज की अपनी क्लास खत्म होती है, समाप्त होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, तो तब तक आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं अपने कल के समय पर। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।